करने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, जो भी सीबीएसई क्लास 10th 2025 में देने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इस चैप्टर का बहुत ही छोटा सा पार्ट आपके एग्जामिनेशन में आएगा, बाकी सभी आपके जो इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं उसका ही पार्ट रहेगा। यानी कि आपके सीबीएसई ने आपको छूट दी है कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत छोटा सा पार्ट आएगा, बाकी पार्ट आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर सीरीज से, जिसका नाम है क्या, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 है। तो पहला वर्ड जो कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भैया इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सपोज, बहुत आराम से बैठिएगा, 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे बस, और मैं हो सकता है मैं आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाने में हेल्पफुल रहूं कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो चलिए मान दें ये एक विलेज था। क्या था ये? एक गांव है, विलेज, और इसके अंदर प्रोडक्ट ए, बी, सी एंड डी, ये 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। उन्होंने कहा एक प्रोडक्ट ये था, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, और बच्चे एक प्रोडक्ट ये है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आपके यहाँ पर। अब होता क्या है, अगर इस विलेज की नीड ये चारों प्रोडक्ट ही सेटिस्फाई कर देते हैं तो इसको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूं एक प्रोडक्ट और है जो है ई। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आज की, जो जिसकी मीडियम से मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूं, और आप लोग घर बैठे करके बहुत मजे से हो सकता है कोई बच्चा रजाई में बैठा हो, कोई खाना खा रहा हो, कोई हो सकता है कि ट्रैवलिंग कर रहा हो, तो आप अपने अपने जैसे भी बैठे हुए हैं उस तरीके से आप अपने इस लेक्चर का आनंद उठा रहे होंगे। तो उसी की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पर एक प्रोडक्शन होता है मोबाइल, सच एज माइक्रोमैक्स, है ना, इंटेक्स, स्पाइस और मोटरोला। मैंने कहा इन 4 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। अब इस मार्केट ने, ये जो मार्केट है यानी कि गांव है पूरा, इसको इसी ने ही इसकी डिमांड को फुलफिल कर दिया, तो ये किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें ग्लोबलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमने कहा कि भैया एक और प्रोडक्ट था ई, जिसका नाम था क्या, जिसके आप सभी दीवाने हैं, आईफोन। कैसा लोगो होता है उसका, ऐसा कुछ, मैं भूल गया उसका लोगो कैसा होता है, लोगो आप लोगों को याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। आईफोन, अब इन केस आईफोन की जरूरत यहाँ लोगों को डिमांड है, लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो क्या होगा, ये जो बाउंड्रीज है ना, इसकी बाउंड्रीज, ये लोग अपनी बाउंड्रीज को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ओपन। अब होगा क्या, ये जो आईफोन है ये इनकी मार्केट में एंटर करेगा। क्या करेगा, ये अब इनकी मार्केट में एंटर करेगा। सिर्फ यही एंटर नहीं करेगा, और भी प्रोडक्ट्स सच एज आईफोन, सच एज प्रोडक्ट्स जो हमें नीड है, जो हमारे क्या प्रोडक्शन नहीं होता, यानी नीड तो क्या है, बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, वो क्या करेंगे हम, क्या कर लेंगे हम, इंपोर्ट। क्या करेंगे, इंपोर्ट। लेकिन जिन सामान का हमारे यहाँ क्या होता है, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस ज्यादा होते हैं, और हमारे नीड से ज्यादा जरूरत होती है, नीड क्या है हमारे यहाँ, कम, उनको क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बच्चों, एक्सपोर्ट। और जब किसी भी मार्केट में ऐसा होने लगे, यानी 2 कंडीशन ये क्रिएट हो जाएं, जब ये 2 कंडीशंस क्रिएट हो जाएं तो क्या होने लगेगा उस इकोनॉमी में, उसी को बोलेंगे हम क्या, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबल इकोनॉमी। और इसी को हम टर्म यूज करते हैं क्या इकोनॉमिक्स में, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जब एक सामान, एक जगह प्रोड्यूस हुआ सामान दूसरी जगह पहुंच जाए, यानी आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, और जो दूसरी कंट्री, दूसरी टेरिटरी में जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो कहां जाए, हमारी कंट्री में, हमारी टेरिटरी में, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर डेफिनेशन दे रखी है, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन, क्या है पहला टर्म, इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड। किससे, यानी 2 कंट्रीज को क्या कर रहा है ये पहला टर्म, इंटीग्रेट, दूसरा क्या कर रहा है,
थ्रू किसकी हेल्प से? फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। सीबीएसई ने ये टर्म पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएनसीज? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में इंटीग्रेशन का काम कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। कैसे? थ्रू फॉरेन ट्रेड, यानी बाहर से होने वाला ट्रेड, एक दूसरे कंट्री के बीच में होने वाला ट्रेड, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जैसे मान लीजिए यूरोपियन कंट्री से बहुत ज्यादा पैसा है, उन्होंने आकर चाइना में इन्वेस्ट कर दिया, वहां प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री से यूएसए के पास बहुत ज्यादा पैसा, वो आए इंडिया के पास, आए इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि लेबर कॉस्ट सस्ता है, और प्रोड्यूस होकर कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ सेल हो रहा है? और कंट्रीज में जाकर। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन। दोबारा रिपीट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय, बता किसकी हेल्प से? खुदा के नहीं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी हेल्प से क्या? फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। व्हाट इज अ एमएनसी? अब क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये एमएनसी क्या है? देखिए इस चैप्टर का थोड़ा हम वो बेसिक पार्ट समझेंगे जो आपके एग्जाम में होता है, साइमल्टेनियसली किसी भी टॉपिक से उठा के पूछ ले, क्योंकि ये पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। हिस्ट्री में आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर है उसमें भी रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा हल्का सा डीप में लेके चल रहा हूँ, फिर बात करेंगे बोर्ड में कहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो एक तो यहां से पॉसिबिलिटी है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन। क्या काम करता है? इट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मान लीजिए इंडिया में कंपनी है, उसने इंडिया में ही प्रोडक्शन किया, इंडिया में बेच दिया, तो वो एमएनसी नहीं है। मान लीजिए एक इंडिया की कंपनी है और उसने इंडिया में प्रोडक्शन किया, जापान में किया, चाइना में किया, कई जगह प्रोडक्शन किया, और कई जगह उसके सेंटर्स हैं, प्रोडक्शन सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। क्या बोलेंगे उसको बेटा? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। डेफिनेशन, MNC set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources। अब ऐसा क्यों करेंगे? देखिए हर कोई अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, जहां पर लेबर कॉस्ट हाई है। मान लीजिए मैं ये बात करता हूं, एक स्टाइलस बनाने में मुझे इंडिया में लगते हैं 20 रुपए, क्यों? अगर मैं स्प्लिट इसके प्राइस को स्प्लिट करूंगा, मैंने कहा 5 रुपए इसका रॉ मटेरियल, मैंने कहा 7 रुपए इसकी लेबर कॉस्ट, इसको मैं लिख देता हूं लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल, और मैं कहूं कि भैया 5 रुपए क्या है इस पर? टैक्स, और 2 रुपए क्या है? ओनर का प्रॉफिट। इसको 3 कर लीजिए, 20 हो जाएगा पूरा, 5 5 10, यस। अब देखिए, अब मैं किसी और कंट्री में जाऊं, मैं हो सकता है चाइना में चले जाऊं, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी सेम होगी, 5 रुपए ही लगेगा, लेकिन जो लेबर चार्जेस है, लेबर कॉस्ट है, ये हो सकता है सिर्फ लगे क्या? 3 रुपए। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे, अगर जो सेलर है सेम प्राइस पे बेचेगा, 20 रुपए पे बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट कितना होने लगेगा? अब 4 रुपए और बढ़ जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा टोटल? 7 रुपए का प्रॉफिट उसको होगा। हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। पहली कंडीशन। दूसरी, हो सकता है वो सामान को सस्ता कर दे, हो सकता है 4 रुपए सस्ता कर दे, तो अब कितने बेचेगा वो सामान को? 16 रुपए में। यानी जो कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, उसमें वो अपने आप को ज्यादा अच्छे से बैलेंस कर पाएगा मार्केट में, समझे? इसलिए भी बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एस्टेब्लिश करती हैं। This is done so that the cost of production is low and the MNCs can earn greater profit। जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, प्रोडक्शन यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कम हो जाए, और एमएनसीज को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने लगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसमें 2 टर्म्स बेटा, पूरा कंटेंट जो है आपका एनसीईआरटी का है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के लिए, वो मैं बता देता हूं क्या है। पहला ये टर्म और दूसरा ये टर्म। तो पहला इन्वेस्टमेंट बोलेंगे किसको? भैया इन्वेस्टमेंट मैं कहूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप कहोगे सर ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है? हमें तो ये नहीं पता। तो द मनी दैट इज स्पेंट बाय कंपनी, पहला टर्म स्पेंट, कहां पर? किसने किया स्पेंट? कंपनी ने। किस लिए? टू बाय एसेट्स लाइक बिल्डिंग मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कोई कंपनी जब कोई भी पैसा खर्च करेगी कुछ सामान खरीदने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। यानी कंपनी क्या फालतू तो खर्च करनी थी ना, उससे क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगा, इसलिए कंपनी खर्च करती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इन्वेस्टमेंट। और जब कभी कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स
जब किसी और कंपनी में, किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली दूसरे नेशंस में जाके, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इट कैन फर्दर बी ऑफ टू टाइप, FDI जिस पर गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा टसल रहता है हमेशा, और FII। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। दो टाइप का होता है, FDI और FII। तो क्या है यहाँ पे दो टर्म? एक है इन्वेस्टमेंट, दूसरी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? द मनी दैट इज स्पेंट बाय अ कंपनी टू बाय एसेट्स like building, machines, equipment, etc. is called a investment, whereas when this investment is done by a MNC, it is known as foreign investment. किस लिए किया जाता है? किस ऑब्जेक्ट के साथ? जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो। किसके साथ मिलकर के इन्वेस्ट करेंगे? किसी भी लोकल कंपनी के साथ। जैसे कि देखो बेटा, इंडिया में हीरो और होंडा दो कंपनी है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जब आई थी तब भी ये दो थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा भैया आप ऐसे पूरा प्रॉफिट साथ में बाहर नहीं ले जा सकते, तो दो कंपनी ने वेंचर किया। हीरो का ओनरशिप थी 51%, 49% किसकी? होंडा की। टेक्नोलॉजी किसकी थी? होंडा की। हीरो तो बेसिकली साइकिल बनाती थी ना, दोनों ने से मिलकर एक वेंचर स्टार्ट किया, उसी को हमने बोला हीरो होंडा, है ना। 2014 के आसपास तक आपने देखा होगा दोनों का साथ लिखा आता था हीरो होंडा, उसके नीचे लिखा होता था स्प्लेंडर। आपके लिखा होता हीरो और नीचे क्या लिखा होता? स्प्लेंडर। होंडा की गाड़ियां अलग हो गई हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, लोकल कंपनियों के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जिससे कि जो MNC है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, लोकल जो लेबर कॉस्ट है वो कम होगी, तो और से ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें और कोई काम का नहीं है आपके। जैसे कि NCERT में एग्जांपल दे रखा है, कारगिल फूड्स, पराग फूड के साथ इन्होंने वेंचर किया और दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। आगे आप टॉपिक की बात करते हैं, हमारे बोर्ड में आएगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंस रखेगा। तो पहला पॉइंट है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। क्या? इट इज प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। और हमने एक चीज और देखी थी, क्या है वो? ये है ग्लोबलाइजेशन। यहां पे भी मैंने बताया, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द मीन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो अब दूसरा टॉपिक जो बोर्ड पूछेगा, जो बोर्ड ने अपने करिकुलम में इंक्लूड कर रखा है, दैट इज फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो दो टाइप के फैक्टर्स हैं, पहला दूसरा। पहला फैक्टर क्या है बेटा? टेक्नोलॉजी। क्या? फर्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज लिबरलाइजेशन। यानी पूछना चाह रहा है फैक्टर्स क्या कह रहे हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया, बढ़ावा दिया। तो पहला टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजी कम थी, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कम थे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड, तो हमने टेक्नोलॉजी और कंट्री से इन्वेस्ट की, मतलब इंपोर्ट की, मंगाई अपनी तरफ, अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी आई, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। दूसरा क्या है? लिबरलाइजेशन। यानी कि लिबरलाइजेशन मतलब जो पॉलिसीज आई, यानी उदारता, इसको बोलते हैं उदारवाद, उदारीकरण यानी कि लिबरल। यानी पहले कोई आता था तो आप बहुत अकड़ में बात करते थे। आपने देखो गांव में जाते थे, हम चौधरी साहब होते थे, ठाकुर साहब होते थे, तो बहुत अकड़ में बात करते थे, लट रख लेते थे ऐसे और जूती रख के पगड़ी वगड़ी पहन के। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 17 और 18 इनेबल कर दिया, तो वो अकड़ क्या हुई? कम। यानी कि वो बेसिकली हुआ क्या? उनकी पॉलिसी हो गई लिबरल। अब वो बिल्कुल बराबर में बैठ के बात करते हैं, तरीके से तहजीब से बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। तो पहले की बात करेंगे हम टेक्नोलॉजी पर, कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बिकम वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। पहला क्या है? रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि एकदम से बढ़ी है। जैसे कि हम पुरानी तकनीक पे चले जा रहे थे, लेकिन दुनिया नई तकनीक पे आ रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबमरीन्स की बात करें तो हम आज भी डीजल पावर्ड सबमरीन्स का यूज करते हैं, लेकिन दुनिया किस पे चली गई? न्यूक्लियर पावर्ड और बैटरी पावर्ड। तो ये क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही तो है। हम भी तो चाहेंगे भैया हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी है, तो क्या करेंगे? कंट्री, किसी कंपनी को, किसी कंट्रीज में जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसको हम इन्वाइट करेंगे, आओ भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, सबमरीन बनाओ, बना करके हमको बेचो, हम कहीं के लिए तैयार हैं। वो कंपनी आएगी हमारे यहाँ बनाएगी। अब कब बनाएगी? पहला वो क्या चीज लेके आएगी? टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या काम होगा? दूसरा काम ये होगा भैया, वो जब ही आएंगी जब पॉलिसी हमारे यहाँ कैसी होंगी? लिबरल पॉलिसीज होंगी। दूसरा, दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स
अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। अब हुआ क्या, इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई तो बहुत दूर की डिस्टेंस पे भी बहुत कम कॉस्ट पे चीज़ों की डिलीवरी बहुत आसान कर दिया, जल्दी पहुंच गई। फॉर एग्जांपल सोचो, सिर्फ आईफोन यूएसए में भी बनता, रिसर्च एंड डेवलप्ड इन कैलिफोर्निया, इसके अलावा प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो इन यूएसए, तो पूरी दुनिया में बांटने में कितना टाइम लगता। मान ली 16 लॉन्च हुआ तो टाइम लगता ना, उस पार्सल डिलीवर करने में टाइम लगता। लेकिन अब इसके कई जगह प्रोडक्शन अब है। फॉर एग्जांपल चाइना है सबसे बड़ा प्रोडक्शन अब यूएसए का, सॉरी आईफोन का, और इसके अलावा इंडिया में भी प्रोडक्शन होने लग गया है, तमिलनाडु में, और भी अफ्रीका में भी है। तो कई सारी जगह प्रोडक्शन हब्स हैं। अब जहां जो नियरेस्ट होता है वहां से इसको तुरंत ही चीजों को डिलीवर कर दिया जाता है। तो इसने क्या किया, इट हैज मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। द मेजर चेंजेस वर ड्यू टू पहला इंटरनेट। ये इंटरनेट आया, इसने चीजों को डिलीवरी को बहुत आसान बनाया, टेक्नोलॉजी को लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाने में हेल्पफुल रहा। इट हैज हेल्प टू अस टू सेंड एंड रिलीव डाटा इंस्टेंटली। दूसरा, मोबाइल सर्विसेज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑन द गो। यानी कि टेक्नोलॉजी में पहला क्या था, इंटरनेट। क्या था पहला, इंटरनेट। दूसरा क्या था, मोबाइल सर्विसेज। तीसरा क्या था, सैटेलाइट। ये तीन जो टेक्नोलॉजी आई, इन्होंने पूरी दुनिया का जो नक्शा था एक तरीके से बदल के रख दिया। जो व्यापार होता था उसके तौर तरीके को बदल के रख दिया। क्यों? क्यों पहले पुराने तरीके से होता था, मेल भेज रहे हैं, चिट्ठी लिख करके भेज रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ, इंटरनेट आ गया, तुरंत हम कोई भी चीज सर्च कर सकते थे, इंफॉर्मेशन तुरंत ग्रैब कर सकते थे। मोबाइल सर्विसेज ने क्या किया, इट हैज फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन ऑन द गो। यानी जब चाहिए आप तुरंत गूगल खोलिए, मैं हो सकता है कुछ टॉपिक बता रहा हूँ और आपको लगता नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, आपने गूगल खोला तुरंत टाइप किया तुरंत आंसर निकाल लिया उसका, यानी कि फैसिलिटेशन ऑन द गो। तीसरा, सैटेलाइट टू लिंक कनेक्शन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा टीवी, हम छत पे चढ़ते थे, टीवी का कनेक्शन कैसे लेते थे, एक एंटीना होता था ऐसे करके, उस पर ऐसे करके इस तरीके से जुड़ा होता था, हम उसको घुमाते रहते थे। आज की जनरेशन जो आप देख रहे हो सकता है नहीं देखा हो, कहीं कबाड़ वगैरह में देखा हो, घुमाते थे, जहाँ टावर आ जाते थे वहीं रोक देते थे। वरना क्या होता था, ऐसे 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 दाने दाने से आते थे स्क्रीन पर, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने क्या किया, इट हैज लिंक्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो जिसकी की वजह से क्या हुआ, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। दूसरे फैक्टर पे चलते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। लिबरलाइजेशन का मैंने क्या बताया, लिबरल का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का इतने का उदार। उदार आप कैसे होते हैं किसी के साथ, जब आप कैसे रहें किसी के साथ, बहुत अच्छे से बातचीत करें, बहुत लिबरल तरीके से बातचीत करें, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत इजी पॉलिसीज के साथ बातचीत करें। ऐसी पॉलिसी नहीं रखें किसी को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो। तो हम बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, कि भाई क्या क्या पॉलिसी ऐसी लाए हम, क्या क्या पॉलिसी हमने आसान करी। जो ट्रेड बैरियर्स थे ना, जो ट्रेड बैरियर्स है उनको हमने इजी किया। पहले हम टैरिफ ज्यादा लगाते थे, बाहर से कुछ चीज आती थी इतनी ज्यादा महंगी हो जाती थी कि बहुत अमीर आदमी ही खरीद सकता था, नॉर्मल इंसान नहीं खरीद सकता था। लेकिन अब हमने उसको कम किया, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी को बहुत ज्यादा कम कर दिया, रॉ मटेरियल पे लगने वाले टैक्स को भी कम किया। ट्रेड बैरियर्स आर नेसेसरी आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशंस। देखिए मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, तो उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे पेन बनाना है, 20 रुपए का इंडिया बनना है, लेकिन चाइना से बन के आ रहा है, तो ये चाइना से बन करके 14 रुपीज पड़ रहा है। अब मैं अगर ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, ये 14 का बिकेगा, जो हमारी कंट्री का प्रोड्यूसर है वो बर्बाद हो जाएगा, है ना, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलेगा इंडिया में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, भैया इस पर कुछ पॉलिसीज अलग से अप्लाई करेगी कि भैया ठीक है ये आप वहां से ले रहे हैं कोई बात नहीं, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो इस पर 5 रुपए की या 6 रुपए की क्या लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, ये इसकी प्राइस क्या होगा, 20 रुपीज बराबर हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंस के बाद कंपटीशन जो हमारे प्रोड्यूसर से फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए ऐसी कुछ पॉलिसी अपनाई गई। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी 1991 में, कब 1991 में जब ये पॉलिसी अपनाई गई, कौन कौन सी पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीन पॉलिसी को अपनाया गया। तो इस पॉलिसी को भी आसान कर दिया, यानी कि ट्रेड बैरियर्स को इजी कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। अराउंड 1991 इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। 1991 में क्या किया गवर्नमेंट ने, कौन सी पॉलिसी अपनाई, लिबरलाइजेशन पॉलिसी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3 पॉलिसी, LPG
लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है यहां पर, यहां पे कौन सी है, लिबरलाइजेशन। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। अब क्या है तीनों, देखो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं कि क्या है सर ये। लिबरलाइजेशन मतलब क्या है, उदार पॉलिसी, यानी कि इसको बोलते हैं उदारीकरण। उदारीकरण मतलब पॉलिसीज अपनी बहुत लिबरल कर लेंगे। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है भैया, कि चीजों को प्राइवेट करेंगे, यानी कि जो चीजें गवर्नमेंट के हाथ में थी, ओनरशिप किसके हाथ में थी, ओनरशिप किसके हाथ में जाएगी बेटा, जो गवर्नमेंट के हाथ में थी वो कहां से कहां चली जाएगी, गवर्नमेंट से प्राइवेट लोगों के हाथ में, यानी कि प्राइवेट कंपनीज का रोल बढ़ जाएगा। और ग्लोबलाइजेशन मतलब ये आपको पता ही दिया कि अपनी मार्केट को तो पूरी दुनिया के लिए खोल देना, कि भैया आप आइए और हमारे साथ कंपटीशन कीजिए, जिसका सामान अच्छा होगा वो बिकेगा। आगे क्या हुआ, जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हुई, कौन सी वाली बच्चों, देखो ये वाली, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। क्या क्या पॉलिसी थी और क्या था, द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू increase or decrease foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country। इसके अलावा गवर्नमेंट पहले ये रेगुलेट कर रही थी भैया कि कितना सामान आएगा नहीं आएगा, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट एक वॉच रखी हुई थी, नजर रखी हुई थी कि भैया कितना सामान आना चाहिए कितना नहीं, जिससे कि हमारी इंटरनल मार्केट डिस्ट्रॉय नहीं हो और हम कंपटीशन भी लगातार फेस करते रहें। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। कौन सा, टैक्स ऑन इंपोर्ट। आज भी देखिए, अगर हम कोई लग्जरी कार बाइक खरीदते हैं, मान लीजिए एक लग्जरी कार जिसकी कॉस्ट है 1 CR है ना, वो खरीदते हैं तो हो सकता है उसे 50, 60, 70 करोड़ लाख रुपए क्या लग जाए, टैक्स लग जाए। हमें कितने की पड़ेगी, 2 CR इन इंडिया, जबकि दुबई वगैरह जाएंगे कितने की पड़ेगी, सिर्फ 1 CR। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स ऑन इंपोर्ट, यानी किस टाइप, कितना टैक्स, 100% टैक्स अप्लाई कर रही है। तो ये क्या है, एक तरीके क्या है, ट्रेड बैरियर। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। व्हाट इज बेसिकली द लिबरलाइजेशन, ये रही इसकी डेफिनेशन। क्या भाई साहब, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट्स on trade is known as liberalization. When the government imposes less restrictions than before, it is said to be more liberal. इसमें 2 पॉइंट निकल गया है, कौन से, जब गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को हटा दे, पहला वो उसको क्या बोलेंगे, लिबरलाइजेशन। दूसरा, पहले के कंपैरिजन बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस लगाए, उसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉलिसी क्या कर दी गवर्नमेंट ने, लिबरल। अब देखिए ये एक टॉपिक ऐसा है कोई टीचर्स जो एजुकेटर्स है वो कहेंगे आ रहा है कुछ नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्यों, क्योंकि बोर्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और ये हिस्ट्री की बुक में भी कहीं कहीं मेंशन है। तो देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलेट इंटरनेशनल ट्रेड। पहला एम क्या है इसका, एम क्या है, टू लिबरेट इंटरनेशनल ट्रेड। नियरली 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली द मेंबर ऑफ WTO। WTO को फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मेन एम इज मेकिंग रूल्स रिगार्डिंग, किसके, क्या है एम, टू मेक रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड और नॉट, कि भैया ये रूल ओबे हुए या फिर नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या देखेगी भैया, इसका एम क्या है, व्हाट इज द एम, इट एम्स दैट टू मेक द रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड सी दैट दीज रूल्स आर ओबेड और नॉट। ये किसका काम है, WTO। किसका, WTO किसका काम है, ये WTO। अब आपका काम है, आप एक काम करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हेन वाज इट फाउंडेड, कब बनाई गई ये, कौन, WTO। आगे अब WTO के साथ भी कुछ समस्या होंगी, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द WTO। दो WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, इन प्रैक्टिस इट इज seen that the developed countries have unfairly retained
ट्रेड बैरियर्स। डेवलप्ड कंट्री ने क्या किया, अनफेयर तरीके से जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको अभी भी बना के रखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। देखो क्या है, दो कंट्रीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। एक क्या है, डेवलप्ड, यानी जीडीपी के अकॉर्डिंग दो टाइप की कंट्रीज हैं, एक डेवलप्ड, एक अंडर डेवलप्ड, और एक होती है डेवलपिंग, है ना। तो हम अभी दो की बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सी आएगी बच्चों, डेवलपिंग। कौन सी आएगी इनके बीच में, कौन सी, डेवलपिंग। कौन सी आएगी, डेवलपिंग। अब देखिए डेवलप्ड तो पहले से ही इनके रिसोर्सेस यानी जीडीपी बहुत ग्रोथ बहुत हाई है, क्यों, पहले से डेवलप हो चुके हैं, इनकी जीडीपी ग्रोथ इज वेरी वेरी लो। लेकिन ये किसके बीच में आ रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तब होता क्या है कि भैया जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो गलत तरीके से अनफेयर प्रैक्टिसेस को अपना लेती हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भैया फोर्स करती हैं कि भैया वो ट्रेड बैरियर्स को हटाएं। क्यों, क्योंकि भैया जो डेवलपिंग कंट्री है वो ट्रेड बैरियर्स को लगा के इसलिए रखती हैं जिससे कि अपनी मार्केट को फ्लरिश कर पाएं, प्रोडक्शन बढ़ा सकें, प्रॉफिट बढ़ा सकें, मार्जिन बढ़ा सकें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स बहुत सारे ऐसे हैं जिसपे हम इंपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हमने इंपोर्ट करना चालू किया तो भैया यूएसए में पहले से ही सस्ता बनना प्रोड्यूस हो रहा है, फिर फार्मर्स को अलग अलग तरीके की सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, तो सब्सिडी मिल रही है तो वो सामान और सस्ता हो जाता है। जब वही फार्मर इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है तो यूएसए गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, तो जब सब्सिडी देगी तो और सस्ता बिकेगा। हमारे यहाँ का जो वीट प्रोड्यूस हो रहा है 20 रुपये पर के जी, ₹20 पर के जी, यूएसए का आएगा भैया नहीं 15 रुपये पर के जी। कौन सा खरीदोगे, ये वाला। हमारा किसान क्या होगा, बेचारा वैसे ही मर रहा और मर जाएगा। इसलिए भी जो डेवलपिंग कंट्री है वो अपनी ट्रेड बैरियर्स को हटाती नहीं है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा इसको फोर्स करती हैं। और WTO किसकी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है एक तरीके से, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ है और इसको गवर्न कौन करता है, यूएसए, और बाकी डेवलप्ड कंट्री, इसलिए माना जाता है कि ये किसके अकॉर्डिंग काम करेगी भैया, डेवलप्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और यही कंटेंट जो भी है इसी में से बोर्ड में पूछेगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, और आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको स्पेशली याद रखनी है। पहली चीज क्या, डेफिनेशन, डिफाइन क्या, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन ये रही, आंसर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन ये रहा, ठीक है। व्हाट आर एमएनसीज, एमएनसीज क्या है, एमएनसीज का आंसर क्या है ये रहा, व्हाट आर एमएनसीज ये रहा आंसर। व्हाट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, कोई पूछता व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, उसका आंसर क्या रहा ये रहा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्हाट आर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं शॉर्ट में डेफिनेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या, ये रहा भाई साहब, है ना। आगे फैक्टर्स, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा ये मेजर क्वेश्चन, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। पहला क्या है, टेक्नोलॉजी, दूसरा क्या है, लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजी के अलग अलग पार्ट्स मैंने बता दिए आपको। टेक्नोलॉजी में भी जो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एकदम से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया, बहुत तेज बूस्ट दिया, वो क्या क्या है, पहला इंटरनेट के आने से, दूसरा मोबाइल सर्विसेज, तीसरा क्या है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी की वजह से। तीन की वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन एकदम से बहुत तेज बढ़ा है। अब इसके बाद बात करेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और उसकी पॉलिसीज। तो पहली क्या है, ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके अलावा व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, आंसर कहाँ है बच्चों, ये रहा।
व्हाट इज WTO? क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आंसर कहाँ है? यही लिखा हुआ है। ये WTO आंसर कहाँ है? ये लिखा हुआ। क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि इसको ओनरशिप किसके पास है? डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। ओनर्स कौन है इसके? डेवलप्ड कंट्री के, नेशन के मालिक। तो वो उसी हिसाब से पॉलिसी को अपनाते हैं और कोशिश करते हैं उन्हीं के हिसाब से चीजें चलें, जबकि क्या करते हैं? अपने यहाँ ही ट्रेड बैरियर्स को अप्लाई करके रखते हैं, जिससे कि डेवलपिंग कंट्री से उनका सामान उनके यहाँ कम से कम आए, जिससे उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलती रहे। तो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज मोटा भाई क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।